मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल से लिया गया है, जिसका नाम है कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, जो कि हैं मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो आज जो हम मेटल्स में पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट मेटल, यानी फ़र्स्ट मेटल कौन सा था जिसे साइंटिस्ट ने या पुराने ज़माने के लोगों ने डिस्कवर किया था, वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी मेटल्स पीरियोडिक टेबल पर कहाँ नज़र आते हैं हमें, यानी कहाँ वो पाए जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, किस ग्रुप में पाए जाते हैं, वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के वो कैसे हैं, सोनोरस हैं, डक्टाइल हैं, कंडक्टिव है, हार्ड है, डेंसर है, मेल्यूएबल है या स्ट्रॉन्ग है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। और डेली लाइफ एग्जांपल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल में आ जाता है कॉपर, आ जाता है आयरन, आ जाता है एल्युमिनियम, आ जाता है कोबाल्ट, आ जाता है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे आते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट मेटल से। तो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट मेटल में आ जाता है फर्स्ट मेटल कौन सा था। दुनिया पे जो सबसे पहला प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाने वाला मेटल जो था वो था कॉपर, जो कि 11,000 साल पहले, आज से 11,000 साल पहले हमने देखा था, इजाद किया था। हमने तो नहीं किया था, पुराने ज़माने के लोगों ने किया था, जो कि बनता है 9000 BCE। BC, एक BCE का मतलब ये है कि BCE स्टैंड्स फॉर 9000 BCE का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 9000 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था, यानी कॉपर उस टाइम डिस्कवर हुआ था। ये किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था, वैसे किसी किताब में आया है कि ऑक्सिल आइसबर्ग ने किया था, आइसमैन ने किया था, ऑक्सिल आइसमैन ने किया था। और जो ज़्यादा मशहूर है कि ये नेचुरली पाया जाता था, तो किसी साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर नहीं किया था, यानी ये लोगों ने ख़ुद डिस्कवर किया था, यानी लोगों को मिल गया था आसानी से। ये फ़र्स्ट एलिमेंट क्यों है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये फ़र्स्ट एलिमेंट क्यों था, तो आप बोलेंगे कि ये फ़र्स्ट एलिमेंट इसलिए था कि ये वाहिद वो एलिमेंट है या मेटल है जो कि प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए ये फ़र्स्ट एलिमेंट था। देख रही हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पर दिखाई देते हैं। ये हमारे पास जितना भी ग्रीन में है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ब्लू और सी ग्रीन जो है हमारे पास ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं, ये भी सारे मेटल्स हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स विदाउट हाइड्रोजन ऑल आर मेटल्स। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो भी सारे मेटल्स होते हैं, जिन्हें हम लेंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है जिसे हम अल्कली मेटल्स भी कह सकते हैं, वो सारा के सारा मेटल है। अल्कली का मतलब एशेस हैं, यानी ये हमें ऐश से मिलता है, जैसे लावा का ऐश नहीं होता उससे मिलता है। और जो सेकंड ग्रुप है जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, ये भी सारे मेटल्स हैं। और ये जो 10 नीचे सब ग्रुप्स हैं जिसे हम कभी कभार इंक्लूड करते हैं और कभी कभार नहीं करते, आपके सिलेबस में इसे इंक्लूड किया गया है और इन सारे ग्रुप्स को 18 ग्रुप्स कहा गया है, तो आप इसे भी इंक्लूड करेंगे। वरना आप इसे डी ब्लॉक भी कह सकते हैं। जितना भी ग्रीन है ये सारा के सारा डी ब्लॉक है। इसमें 10 ग्रुप होते हैं जो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड जितने भी होते हैं ये भी मेटल्स होते हैं। तो हम इससे देख सकते हैं कि हमारे पास location in periodic table, the metals are located in D block. All the D block elements are metals. S block elements except hydrogen are metals. S block elements includes alkali metals and alkaline earth metals. And F block elements are also metals, which includes lanthanides and actinides. तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाता है कि मेटल्स मैल्यूएबल होते हैं, यानी
इन्हें शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकता है, जैसे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम देखते हैं कि गोल्ड फॉयल लिया जाता है जिसे 0.01 मिलीमीटर इतना पतला किया जाता है कि उससे आसानी से वो रेज़ जो होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो इससे हम शीट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ईच एंड एवरी मेटल को, ख़ास तौर पर गोल्ड को, कॉपर को, एल्युमिनियम को एंड सिल्वर को। जो डक्टाइल भी होते हैं, यानी इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर के वायर्स होते हैं और एल्युमिनियम के भी वायर्स होते हैं। कंडक्टिव होते हैं, ये हीट एंड करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। ये डेंसर होते हैं, यानी इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। सोनोरस होते हैं, अगर इसे हम दूसरे मेटल या किसी और चीज़ से स्ट्राइक करें, यानी किसी और चीज़ को इसके ऊपर मारें तो ये आवाज़ प्रोड्यूस करती है, यानी साउंड प्रोड्यूस करती है। ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी इनसे बिल्डिंग बनाई जाती है एंड दे कैन कैरी मोर वेट। तो अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ मेटल्स, तो गोल्ड जो होता है वो हाईली कंडक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसे वायरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मदरबोर्ड, कीबोर्ड एंड टेलीविज़न रिमोट्स। इसकी हाई कंडक्टिविटी की वजह से ऑफ हीट एंड करंट की वजह से इससे वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो वायरिंग होती है उससे करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाईली कंडक्टिव होता है। और दूसरी बात, ये ज्वेल्स में यूज़ होता है एंड ऑर्नामेंट्स। ज्वेल्स मीनिंग ज्वेलरी है, यानी जेवरात, उसमें यूज़ किया जाता है, और ऑर्नामेंट का भी मतलब जेवरात ही है। जो हमारे पास एल्युमिनियम मेटल होता है वो हमारे पास यूज़ होता है किचन यूटेंसिल्स में, यानी किचन के जितने भी चीज़ें होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होता है। एंड एयरक्राफ्ट्स, यानी जहाज़ वगैरह को बनाने के लिए, एयरप्लेन्स वगैरह को बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये हाईली प्रेशर बेयर कर सकता है। I mean that air pressure can be bear by aluminium easily, और जो ग्रेविटी होती है, अदर फ्रैक्शन विद एयर होता है, ये भी उसे इजीली बेयर कर सकता है। और ये लाइट वेटेड होता है, इसलिए जो एयरप्लेन का वेट होता है उसे भी कम करने में मदद करता है, ताकि वो सही से उड़ान भर सके। जो हमारे पास अगला एलिमेंट है जिसके हम यूजेस डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉपर। कॉपर के बारे में हमने पहले से पढ़ा है कि वो वायर्स में यूज़ होता है, वॉशरूम अप्लाइंसेस में यूज़ होता है, जैसे कि आपके पास शॉवर होती है उसमें यूज़ होती है, और बहुत सारे पाइप्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है, और कभी कभार इससे ब्रास यानी कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर होता है जिसे हम ब्रास कहते हैं, उस या गोल्ड एंड कॉपर का जो मिक्सचर होता है, यानी गोल्ड की अनप्योर फॉर्म जिसे हम 22 कैरेट गोल्ड भी आप कह सकते हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है। और इसके अदर यूजेस ऑर्नामेंट मेकिंग में भी आ सकते हैं। ये गोल्ड की तरह सिमिलर टू गोल्ड होता है, इसलिए ऑर्नामेंट में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो आगे हम देख सकते हैं इसकी एग्जांपल्स में आयरन जो जिसका सिंबल Fe है, कॉपर जिसका सिंबल Cu है, कोबाल्ट जिसका सिंबल Co है, एल्युमिनियम जिसका सिंबल Al है। हमने आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एंड एल्युमिनियम को एज एन एग्जांपल लिया, वहाँ पर और भी बहुत से हैं जिन्हें आप एज ए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, रुबिडियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, सीजियम हो गया, बेरिलियम हो गया, फ्रांशियम हो गया एंड रेडियम हो गया। इन सारों को हम एज ए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में हम स्टडी करेंगे, पहला हमारे पास जो बबल है वो फर्स्ट नॉन मेटल डिस्कवर्ड है, जो कि हाइड्रोजन है, बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766। लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल ये 8th ग्रुप में, या आप 18th ग्रुप भी आप उसे कह सकते हैं। नोबल गैसेस पूरा के पूरा उस पर मुश्तमिल है नॉन मेटल्स में। और ये जो है हाइड्रोजन समेत
पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा के पूरा नॉन मेटल से भरा हुआ है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि आप इस पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये लाइन है, ये जो लैडर बने हुए हैं, इसके ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और इसके नीचे जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटलाइट्स हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और आप इधर देख सकते हैं नॉन मेटल जो है पिंक से शो किए गए हैं, जो कि हाइड्रोजन है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड इसके बाद हम इसकी यूजेस देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग पर्पसेस, एंड O3 जो होता है यानी ओजोन, O3 जो होता है ये ओजोन लेयर, ये अर्थ है हमारे पास और उसके इर्द गिर्द ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। ये ओजोन लेयर हमारे अर्थ को यूवी रेडिएशन एंड मुख्तलिफ़ हीट स्ट्रोक से बचाता है, यानी थंडर सन की तरफ से जो हीट स्ट्रॉम्स आते हैं या हीट स्ट्रॉम्स आते हैं उससे हमें बचाता है। और दूसरी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमें बचाती है। जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर आते हैं। जो यूजेस थी, O3 हमारे पास ओजोन लेयर के तौर पर काम करता है, जो कि ऑक्सीजन का जो कि 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और O2 जो है उसे हम ब्रीथिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर शो करती है, उससे हम एक्सहेल करते हैं। इनहेल हम ऑक्सीजन को करते हैं, एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट्स यानी डे टाइम पे प्लांट उन्हें इनहेल करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं उसके बदले। इसके बाद जो कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14, वो कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं यानी जो पुराने ऑर्गेनिज़म, डेड ऑर्गेनिज़म होते हैं, उनका जो ढांचा होता है या उनकी जो उम्र जब हम निकालते हैं उसकी फॉसिल फ्यूल की मदद से कार्बन 14 को यूज़ करके, तो उसके लिए हमें उसके लिए हमारे पास कार्बन 14 यूज़ होता है, जो कि कार्बन का आइसोटोप है। और उसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हम इसके पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरॉन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। और फ्लोरीन भी हमारे पास आ जाता है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं जो कि पी ब्लॉक में हैं वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहाँ पर होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद क्लोरीन है। इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ सकते हैं कि ये कैटायन बनाता है, ये कैटायन एनायन बनाता है। ये एनायन बनाता है। कैटायन मेटल्स होते हैं जो वो अपने लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लास्ट शेल जितना भी होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन 1-2 निकाल कर वो कैटायन बना लेते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है और क्लोरीन जो हमारे पास है वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर देता है और बना देता है NaCl। इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है। और गैसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये है कि वो नॉन सोनोरस होते हैं, यानी वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर डल। जो शाइनी सरफेस होती है वो उनकी नहीं होती, वो मेटल्स की होती है। और ये डल प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डल होते हैं, इसकी वजह से हमें नज़र भी नहीं आते। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं, यानी एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं।
जबकि मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इस तरह कॉम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने Na का बना लिया और यहाँ पर हमारे पास Cl का है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती और मेटल जो होती हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। ये अनस्टेबल होती हैं जबकि मेटल्स जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। इनमें ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के नाम से भी जानी जाती हैं और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज़ के नाम से भी जानी जाती है। तो अगला जो हमारे पास सब टॉपिक है वो हमारे पास मेटलाइट्स का है। यानी मेटलाइट्स वर्ड मेटल एंड नॉन मेटल के फ्यूजन से बना हुआ है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूजेस, लोकेशन इन द प्रोडक्ट टेबल as well as properties along with some examples. So let us start metallites. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में सब टॉपिक में बताया था कि मेटलाइट्स जितने भी हैं वो ये जो लेडर नुमा डार्क लाइन है उसके नीचे जितने भी हैं, ये एल्युमिनियम, गैलिनियम, ये जो लेडर नुमा लाइन है इसके नीचे जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटलाइट्स हैं जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें एल्युमिनियम आ जाता है जबकि कुछ लोग कहते हैं ये तो सॉलिड होता है। गैलियम आ जाता है। गैलियम 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या अगर ह्यूमन पाल में हम इधर रख लें इससे तो गैलियम मेल्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है मरकरी जो कि मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। मरकरी जो है मेटल्स में आता है मगर वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है जिसकी वजह से हम इसे मेटालाइट कहते हैं, जैसे वो लिक्विड होता है। मरकरी बिल्कुल गैलियम की तरह होता है मगर मरकरी जो होता है पहले से वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम उससे मेटल्स में इंक्लूड करते हैं और मरकरी को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि गैलियम 24 डिग्री पर मेल्ट होता है। ये मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। इनमें से कुछ कैटायन बनाते हैं और इनमें से कुछ एनायन बनाते हैं। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मेटलाइट्स आर ऑन द बॉर्डर लाइन, यानी वो मेटल एंड नॉन मेटल के बिल्कुल बीच में होते हैं। यानी बीच का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों के दरमियान लाई करते हैं। बीच का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास सारा पीरियोडिक टेबल है। इधर तक सारे मेटल्स हैं और ये हाइड्रोजन है जो कि नॉन मेटल है। यहाँ पर भी सारे नॉन मेटल हैं। वो इधर जो लेडर नुमा होती है उसके बिल्कुल नीचे और जो डी ब्लॉक है उसके पास, यानी इतनी जगह पर वो मौजूद होता है, नॉन मेटल्स मौजूद होते हैं। आई मीन मेटलाइट्स मौजूद होते हैं। मेटलाइट्स इन्हें कहाँ क्यों जाता है, ये इन्हें मेटल भी तो हम कह सकते थे। अगर आपसे कोई पूछे इन्हें मेटलाइट क्यों कहा जाता है तो आप इस तरह कहेंगे कि इन्हें मेटलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेटेलिक कंपाउंड्स और नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स दोनों का फ्यूजन होते हैं, यानी दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये कैटायन भी बनाते हैं, ये एनायन भी बनाते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करते हैं, गेन भी करते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इनमें से कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, यानी सॉलिड एंड गैशियस फॉर्म के बीच कौन सा फॉर्म आता है तो लिक्विड फॉर्म होता है। ये सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये ना तो ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं ना तो ज़्यादा इंसुलेटिव होते हैं, बल्कि ये यानी डाइलेक्ट्रिक नेचर हमारे पास शो करते हैं। और अगर इसकी यूजेस की बात की जाए तो
इसकी यूज़ेस की बात की जाए तो मरकरी जो होता है वो थर्मामीटर में यूज़ होता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में या अपनी मदर लैंग्वेज में हम इसे पारा भी कहते हैं। जो थर्मामीटर होता है उसमें प्रेज़ेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई थर्मामीटर है, तो इधर हमारे पास प्रेज़ेंट होगा मरकरी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतना ये ऊपर जाता जाएगा। यानी इन्हें टेम्परेचर तो ये एक्सपैंड होते हैं और कोल्ड यानी फ्रीज़र या कोल्ड इन्वायरमेंट इन्हें दो तो ये नीचे आते हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं।